नमस्कार दोस्तों। आरएसएस बदला नहीं है। आरएसएस अपने नए नए स्वरूप सामने ला रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं। मोहन भागवत आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक फिल्म बनवा रहे हैं। उस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च कर रहे थे और उसी वक्त में उन्होंने कहा कि आरएसएस बदला नहीं है, समय के साथ अपने स्वरूप सामने ला रहा है। तो जब संघ पर बनी फिल्म शतक का वो म्यूजिक लॉन्च कर रहे थे और जब वो दिल्ली में एक कह रहे थे एल्बम लॉन्च करते हुए, तब वो बता रहे थे कि किस तरह से आरएसएस बदलाव के स्वरूप सामने ला रहा है, जो उसके मूल विचार का यही चरित्र है। जी हां, यही तो हम आपसे बार बार बताते रहे कि आरएसएस का मूल चरित्र ही दागदार, आरएसएस का चरित्र ही बलात्कारी है, आरएसएस का चरित्र ही देशद्रोही है, आरएसएस का चरित्र ही टुकड़े टुकड़े गैंग है और आरएसएस का चरित्र ही आपकी मौत में अपनी सत्ता को देखता है। जी हां, यह सारी घटनाएं सामने आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत फैलाने के लिए सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के 1000 साल मनाने पहुंचे हुए हैं और वो जब विध्वंस के 1000 साल मना रहे होते हैं तब कहते हैं सोमनाथ तोड़ने वाले इतिहास के पन्ने में सिमटे। जी हां, वो तो इतिहास के पन्ने में सिमट गए थे। उन्हें जिंदा आप कर रहे हैं, उनका बखान आप कराना चाहते हैं, उन पर चर्चा कराना चाहते हैं। इसके जरिए उन मरे हुए लोगों को जो इतिहास के पन्नों में दफन थे, उन्हें आपने जिन्न की तरह से जिंदा कर दिया है। तब नरेंद्र मोदी जो बताते हैं कि दुर्भाग्य से देश में आज भी मंदिर पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें मौजूद हैं। जी बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि जिस समय मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा था तो विरोधी कौन था? विरोधी तो आरएसएस थी। वही आरएसएस जो आपकी मां है, जिसने आपको जन्म दिया है। वही आरएसएस जिसके 100 साल के शतक की फिल्म बनवा रहे हैं आप। जी हां, वही आरएसएस है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार देश को यह बता रही है कि आप क्या कर रहे हैं और वो तस्वीर दिखा रही है। इसी वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री राजस्थान में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो 2 साल लगातार उन्होंने कहा कि मेरा भाजपा में दम घुट रहा है, मोह भंग हो गया है, और उन्होंने यह कहते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी कि कृपया हमें अपनी पार्टी में शामिल कर ले। जी, राजस्थान में भी जो है बीजेपी सत्ता में है और केंद्र में भी सत्ता में है। बावजूद इसके सत्तारूढ़ दल छोड़ करके वो कांग्रेस में शामिल होने की गुहार लगा रहे हैं, तो यह आप समझ लीजिए। और मालवीय ने जयपुर में कांग्रेस के महासचिव सुखविंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली से भी मुलाकात की और कहा बीजेपी की सत्ता होते हुए भी जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है। यहां पर जिस तरह से लोगों के साथ में भेदभाव होता है वह आप समझ सकते हैं। यही वजह है क्योंकि आरएसएस का स्वरूप, जो मूल स्वरूप है, वो धीरे धीरे निखर के सामने आ रहा है। सबको पता चल रहा है कि यह कहने को राष्ट्रवाद कहता है, असल में राष्ट्र का दुश्मन है। राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े कराने और उसको मौजूद रखने के लिए सारी कोशिशें कर रहा था। देश की आजादी के पहले वो नहीं चाहता था कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो। वह नहीं चाहता था
तमाम राजपूताना के राज्य जो है भारत में शामिल हो। वो नहीं चाहता था कि केरल के तिरुवनंतपुरम के का राजघराना भारत में शामिल हो। उसने तमाम जगह यह खेल किए थे, लेकिन यह तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके साथी गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और उसी तरीके से महात्मा गांधी के दिशा निर्देश पे जो काम हुआ, इसलिए नफरत फैलाना चाहते थे और दुनिया को यह दिखाना चाहते नहीं, भारत सेकुलर देश नहीं है, भारत ऐसा नहीं है, भारत तो कह रहे हैं, ये झूठ कह रहे हैं पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू बार बार चिट्ठी लिख करके यही कहते थे, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी सरकारी धन से नहीं बनना चाहिए। इन सब के लिए इस समुदाय के लोगों से पैसा इकट्ठा कीजिए, लेकिन यह काम सरकार नहीं करेगी। सरकार का काम नहीं। सरकार के नेता हो सकते, लेकिन पद पर बैठ करके कोई व्यक्ति उस पर काम ना करे, क्योंकि दुनिया में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। हम सेकुलर देश हैं, वही रहेंगे। ये सभी धर्म को मानने वालों का देश। और पंडित नेहरू ने इतने बेहतरीन तरीके से यह संवाद बनाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ के राजा के माध्यम से मिलकर के और कांग्रेस के ही नेताओं के माध्यम से मिलकर सोमनाथ का मंदिर बना के खड़ा कर दिया था। पुनर्निर्माण हुआ था। जी, पुनर्निर्माण करवाने वाले कांग्रेसी ही थे, लेकिन सरकारी धन से नहीं, सरकारी इमदाद से नहीं। लेकिन आज हर काम बेईमानी से होता है, आज नफरत से होता है। जो तमाम व्यापारियों, तमाम उद्योगपतियों, तमाम को धमकाया जाता है और कहा जाता है आरएसएस को पैसा दे दो, आरएसएस को सीएसआर का फंड दे दो, आरएसएस को दूसरी और चीजें दे दो। क्यों? किस बात के लिए? कि वो तमाम समुदाय की और गैर समुदाय की तमाम बेटियों के साथ रेप करें उनके लोग। जी हां, मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि चाहे अंकिता भंडारी की हत्या हो या रेप हो, या इसी तरीके से उन्नाव रेप, गैंग रेप की पीड़िता के साथ हुआ हो, या हाथरस की घटना रही हो, या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, किसी भी राज्य में जहां पर भी रेप की घटनाएं हो रही हैं, वो सब करने वाले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग हैं। जी हां, यही मूल चरित्र है। तो वह दिखाई देता है, और मूल चरित्र यह भी दिखाई देता है कि यह अराजक है, गुंडे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे मां बहन की गाली देते हैं। सुनवा देता हूं। अब आप ये देखिए, ये मुख्यमंत्री है। अब यदि यह मुख्यमंत्री इतना बदतमीज, इतना गालीबाज, इतना जिस तरह से होगा, तो अब आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्कार क्या है। बहन की गाली दे रहा है, मां की गाली दे रहा है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, ये बहन जी कह के बहन जी के काम लगा देंगे, ये माता जी कह के माता जी के काम लगा देंगे। यही चरित्र है और यही इनकी भाषा है। जी, इस तरह से ये करते हैं। और यही नहीं, इसी तरीके से वो हर जगह करते हैं। दलितों की लड़कियों के साथ में जो हो रहा है, उसका मेरठ में एक दलित महिला अपनी बेटी के साथ में, नाबालिग बेटी के साथ में खेत पे जा रही थी, दबंग आए, उसकी बेटी को उठाना चाहा, मां ने विरोध किया, मां को मार डाला और बेटी को उठा ले गए। पुलिस असली मुलजिम को पकड़ नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं, उसे असली मुलजिमों को बचाना है। और जब कांग्रेस पार्टी के एससी सेल के अध्यक्ष, जो पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो राजेंद्र पाल गौतम जाते हैं उस पीड़ित परिवार से मिलने, क्योंकि वो भी दलित समुदाय से आते हैं, मिलने जाते हैं, तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। यह भी दिखाता है। और किस तरह से पुलिस बिल्कुल भाजपा के कार्यकर्ता की तरह से काम करती है। देखिए,
कि आप हमने आपसे कल रिटर्न में अनुरोध किया है और अभी भी अनुरोध ही कर रहे हैं हम। आप रेस्पेक्टफुल तरीके से 4 जनप्रतिनिधि इनको आप मिलवा के लाइए। वो गांव के लोग हैं, बाहर के तो जाने नहीं दे, बाहर के तो जाने नहीं दे रहे, बाहर का नहीं, हमें मत समझाओ। हम आपकी चालाकी जानते हैं, देखिए आपकी चालाकी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी कानून का पालन करते हैं, तभी आपसे रेस्पेक्टफुल बात कर रहे हैं, तभी रिटर्न में आपको चिट्ठी भेजते हैं। आप अपनी गाड़ी में लेके जाओ, आप अपनी गाड़ी में लेके जाओ। ये आप समझिए, इस तरह अपनी गाड़ी तक में ले जाने को तैयार नहीं होते और इस तरह से करते हैं। यह स्थिति है। और आप कहेंगे यही होता, नहीं, उधर मनरेगा छीन लिया गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो थी, ग्रामीण रोजगार योजना, उसको छीन लिया गया। और उसको जब छीन लिया गया तो कांग्रेस पार्टी देश भर में उसका विरोध कर रही है। और जब देश भर में उसका विरोध करती है तो कांग्रेस पार्टी का जो छात्र संघ है, यानी एनएसयूआई, राष्ट्रीय जो संघ है, उसका आप देखिएगा, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये देखिए, उसके अध्यक्ष को किस तरह से मार के गिराते हैं आप ये देखें। ये वाराणसी में ये और गस्टेड अफसर ये काम कर रहे हैं। देखिए आप, देखिए कैसे है, और देखिए ये करके, ये आप देखिए, ये स्थिति है। कर्फ्यू लगा दिया जाता है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, उनके घर के बाहर। ये आप देखिए, चारों तरफ से कर्फ्यू उनके लगा दिया गया घर के बाहर कि नहीं, वो इसके प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो अब आप समझ लीजिए कितना डरी हुई सरकार है, किस तरह से करती है। इंदौर में दूषित पानी पिला करके इन्होंने 21 लोगों को मार डाला है। 21 लोग मर चुके हैं और अभी भी 1000 से अधिक लोग दाखिल हैं तमाम अस्पतालों में, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, सारे क्लिनिक सब मिला करके। और जब यह स्थिति होती है, इसका विरोध करने खुद पूर्व मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष सब जाते हैं वहां पर, तो इंदौर में, तो जिस तरह से वो इस पर न्याय मांगने जाते हैं, उनके खिलाफ किया जाता है। मैं ये सारे उदाहरण क्यों दे रहा हूं? मैं ये दे रहा हूं कि आपके साथ में हर तरह से धोखा करते हैं। अब एक और धोखा, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने सत्ता में आने के पहले कहा था हमें सरकार दे दीजिए, हम 100 दिन के अंदर यमुना साफ कर देंगे, हवा साफ कर देंगे। न यमुना साफ की बात है, ना हवा साफ करने की। आपको उदाहरण देते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि 3 साल में कर देंगे। अब अपनी विधानसभा में 11 साल कह रही है। आज हम यमुना पे काम शुरू कर चुके हैं। तो 3 साल में देख पाएंगे कि आप हमारे साथ क्रूज में चलेंगे और एक ऐसा ही लाइव कॉन्क्लेव उस पे करेंगे। कोई 2-4 दिन 10 दिन में नहीं होने वाला। तुम्हें 11 साल मिले हैं, 11 साल हमें भी तो दो, हम आपको यमुना साफ करके दिखाएंगे। आप समझिए, आप समझ लीजिए, यह स्थिति है कि अब इनकी बातों पे पहले 100 दिन, फिर 3 साल और अब आ गई 11 साल पे। और 11 साल बाद कहेंगे नहीं, एक और मौका दे दो। साहब, इस तरह झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलना, नफरत फैलाना, यही है। और इन सब के पीछे वजह क्या है? इन सब के पीछे वजह है, ये जानते हैं कि ये चुनाव वोट चोरी करके जीतते हैं। अब आप सोचिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। खबर दिखाता हूं। पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश को एसआईआर में नोटिस भेज दिया गया कि वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करें। मतलब भारत की नौसेना का प्रमुख जो रह चुका हो, उससे कहा जाए अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कीजिए। अब आप सोचिए भारत कहां जा रहा है। मैंने आपको बताया था, लखनऊ में जस्टिस रहे हाई कोर्ट के एसएन अग्निहोत्री, जस्टिस एसएन अग्निहोत्री का नाम काट दिया गया। भागीरथ जो है सोसाइटी में वो रहते हैं, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में, साहब उनका नाम काट दिया गया। तो इस तरह से ये वोट चोरी करते हैं, वोट काटते हैं। और तमाम सारे
इसी तरीके के वो काम करते हैं। जब ये सब करते हैं तो आप सोचेंगे अच्छा तो क्या है, तो साहब इस देश की हवा भी इन्होंने प्रदूषित कर दी। आज भारत के 44% शहर वायु प्रदूषण से इतनी बुरी तरह ग्रसित हैं कि वहां शुद्ध सांस आपको लेना मुश्किल है। आप तमाम तरह के रोगों का शिकार सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उस प्रदूषित हवा में आपको सांस लेना मजबूरी है। जी हां, इस तरह से इन्होंने किया है। और जब यह किया हो तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे? क्योंकि आपको अनपढ़ बनाना, आपको मूर्खतापूर्ण शिक्षा देना, आपकी शिक्षा को बर्बाद कर देना, यही काम तो इन्होंने किया है जिससे आपका ज्ञान खत्म हो जाए, आप सवाल ना कर सको, आप कुछ ना कर सको। तमाम देश की यूनिवर्सिटीज में वीसी आरएसएस के बैठा दिए, जो बताया मोहन भागवत ने, स्वरूप दिख रहा है, प्रोफेसर बैठा दिया और दूसरे बैठा दिया, सारी कुर्सियों पे उन्हें बैठा दिया, तमाम अपॉइंटिंग अथॉरिटी में उन्हें बना के बैठा दिया। और जहां थोड़ा बहुत बचेगा वहां कहीं नरेंद्र मोदी का भाई बैठ जाएगा, कहीं किसी का भाई बैठ जाएगा, किसी का बेटा बैठ जाएगा, किसी का कुछ बैठ जाएगा, यानी पूरा परिवार। तो आज यह हालत हो गई कि जब दुनिया की रैंकिंग आती है वर्ल्ड की 500 यूनिवर्सिटीज की, तो उसमें भारत उन 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में भी भारत का नाम नहीं होता है। यानी भारत के किसी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी आज नहीं रह गई है जो टॉप 500 में आ जाए। यानी कितना कचरा देश बना दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बना दिया। आज वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्ज भारत के ऊपर है, भारत सबसे बड़ा कर्जदार, भारत की शिक्षा में सब उससे नीचे चला गया, ऐसी स्थिति में चला गया कि बिल्कुल बर्बाद है। यहां पढ़ाना, अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना है। इसके बाद, इसके आगे जब जाएंगे, आपको न शुद्ध हवा मिलेगी, ना आपको शुद्ध पानी मिलेगा। शुद्ध की बात तो छोड़ दीजिए, चलिए हम थोड़ा सा प्रदूषित भी पी लेंगे, लेकिन जहरीला मिलेगा, जहरीली हवा और जहरीला पानी, वह पी के मरिए। और इसके बाद जो कि आपका मौलिक अधिकार है, संविधान ने आपको दिया है, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी आपको देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बाद आपकी बेटियों से रेप होगा, आपकी बहनों से रेप होगा, आपकी माताओं से रेप होगा। और यही नहीं, आपको गाली भी दी जाएगी मां बहन की। और ये देने वाले इन टॉप कुर्सियों पे बैठे होंगे, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, कोई कुछ होगा। और प्रधानमंत्री से भी आप किसी नैतिकता की उम्मीद मत कीजिए, वो भी कुछ भी कह सकते हैं, चाहे दीदी हो, चाहे सूपनखा हो, चाहे कुछ हो। और इसके बाद आपको गुलाम बनाने के लिए हर काम किया जाएगा। आपका पैसा लूट के, आपको लूट करके वो पैसा अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा। आप कहां खड़े, किसके लिए लड़ रहे हैं? कौन सा राम राज्य? यह राम राज्य, ये हिंदू राज्य। तो ये यदि हिंदू राज या राम राज, सनातन राज, जो भी आप कहें, तो इस पर तो घिन आती है। आपको आती हो ना आती हो, मुझे तो आती है। फैसला तो आपको करना है, क्योंकि गुनाह भी आपने किया है। क्योंकि आप प्रोटेस्ट करेंगे, गलत का विरोध करेंगे, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, या कोई और नया मामला, तो आपको मारा जाएगा। आप मनरेगा बचाने के लिए लड़ेंगे तो आपको मारा जाएगा। यह स्थिति आ गई, आप क्या कहेंगे? जब आपने देश को यूं बर्बाद किया है तो सोचिए आप कहां आके खड़े हो गए। इसीलिए बार बार राहुल गांधी आपको चेताते हैं और बताते हैं ये कायरों की विचारधारा आपको कैसे डस रही है दिन प्रतिदिन। फैसला आपको करना है। जय